हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में, आज के क्लास में। और आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा 15वां चैप्टर चल रहा था, उसी का जो है कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे पार्ट में जो है वीडियो बनाने वाले, चूँकि ये चैप्टर बड़ा है तो फिर कई सारे पार्ट में आ सकता है। हो सकता है ये इसी पार्ट में ख़त्म हो जाए, हो सकता है ये इससे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आनी पड़े, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक से दो वीडियो में ख़त्म कर दें इसको। तो हमने पढ़ा था बुद्धि की परिभाषाएं। चैप्टर नंबर 15 है मानव भिन्नता, जिसमें बुद्धि और सृजनात्मकता यानी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें हमने परिभाषा पढ़ लिया था और उसके प्रकार पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ना है बुद्धि विकास और वातावरण, यानी कि ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वायरमेंट। और ये बहुत ही है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए। तो ये और शुरू करते हैं कि बुद्धि विकास और वातावरण कैसे एक दूसरे के साथ जो है ये को रिलेशन बनाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ ही इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये और शुरू करते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से जो है वो बुद्धि विकास पर वातावरण का प्रभाव का अध्ययन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका कारण यह है कि वातावरण पर यह नियंत्रण करके और बालकों की बुद्धि को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं वो उसी वातावरण के जैसा बन जाते हैं। और ये होखा होता ही है। अगर छोटा बच्चा है ना, ये ऐसा मान सकते हैं कि एक बच्चा जो जन्म के समय, चाहे वो किसी भी बड़े खानदान का हो या फिर किसी भी देश का क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट व्यक्ति का एक बच्चा क्यों ना हो, अगर उसे एक ऐसे वातावरण में रख दिया जाए जहाँ पे जो है आतंकी शैली लोगों की है, तो वहाँ पे बच्चे आतंकी बन जाते हैं। एक मूवी आई थी गोट, शायद विजय की थी, और उसमें भी ऐसा ही है कि बेटा खो जाता है और करीब 25 साल बाद दिखता है, तो वो एक आतंकवादी बन चुका होता है। तो रियलिटी है कि वातावरण का प्रभाव खास करके बहुत ही ज़्यादा जो है वो पड़ता है बच्चे के जो है विकास पे, सर्वांगीण विकास के डेवलपमेंट पे। उपयुक्त जो है शैक्षणिक वातावरण से बुद्धि लब्धि में जो है थोड़ी बहुत वृद्धि की जा सकती है। और बुद्धि परीक्षणों के आधार पर देखा गया है कि आरंभ में ही बच्चों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण में रखा जाए तो उनकी बुद्धि में जो है उत्तरोत्तर विकास, यानी कि एक अच्छा जो है विकास हो जाता है। वास्तव में वातावरण परंपरा, वंश परंपरा प्रभाव के लिए जो है सोने पर सुहागे का काम करता है, तथा जो है जन्मजात योग्यता को उत्तेजित करने और विकसित होने में सहायता भी ये प्रदान करता है। एक गणितज्ञ का लड़का जो है ना, हो सकता है वो मौलिक रूप से गणित में कोई रुझान नहीं रखता हो, किंतु जो है उस विशेष वातावरण में रहने के कारण जो है उसमें गणित की जो है शैलियाँ आ ही जाती है। जैसे एक व्यापारी का बच्चा है, वो व्यापारी करता है, उसके पास जो है ना वो मैक्सिमम जो अगर किसी चीज़ में वो सफल नहीं हो पाया तो व्यापार में सफल होने के चांसेस उसके 80% है, क्योंकि उसके जो है ना मौलिक, हो सकता है कि उसके जो कोर जो इन्फॉर्मेशन है वो ना हो, परंतु एक सामान्य व्यक्ति के पास जो है एक सामान्य जो एक्सपर्ट ना हो, पर एक सामान्य जो दुकानदार हो या फिर जो सामान्य जो बिजनेसमैन हो, उसके उतने जो है वो नॉलेज आराम से अपने पास गेन करके रखता है, उतना नॉलेज वो रखता है। तो किसी जन्मजात योग्यता को जो है समुचित रूप से विकसित होने के लिए उपयुक्त जो है वातावरण अनिवार्य है और अनिवार्य होने ही चाहिए। शिक्षा का जो है उद्देश्य मात्र इतना है कि बालकों की जो है जन्मजात योग्यताओं को सहज रूप से विकसित होने में मदद करना। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह बालकों की जन्मजात योग्यताओं के जो है समुचित विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण पैदा करे, और इस विकास में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो उसे दूर करे। शिक्षक का काम भी यही होता है, उसके सवालों का जवाब देना बच्चे के, इसके साथ ही साथ उसके जो है सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि केवल एक पढ़ाई पे ही नहीं, क्योंकि बच्चा जब आता है पढ़ने तो केवल वो एक कोरा कागज़ है और एक्सपर्ट बना के हमें भेजना है। जब आप अग्नि की उड़ान उड़ान पढ़ते हैं अब्दुल कलाम साहब की, वहाँ पे दिखाया गया है कैसे एक डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अ, अब एक शिक्षा शिक्षा पे जो है
स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है शिक्षा। जब आप वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो है शिक्षा से रिलेटेड एक मेरे पास तो एक पतली सी है और 20-25 रुपए का मैं स्टॉल वो रामाकृष्ण मिशन है ना, मेरे ख्याल से कोई मिशन चलता है, तो उसी मिशन के हिसाब से वो लाए थे बेचने। तो वहाँ पे मैंने देखा तो एक पतला सा बुक मुझे पसंद आया। मैं जब उस बुक को पढ़ा तो मैक्सिमम चीज़ें जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं लगता है कि खास करके शिक्षा मनोविज्ञान में तो वो तो वहीं से उठा के लेके आया गया है। कई जगहों पे कॉपी के टाइप का मिलता है, तो रियलिटी है। तो जब आप कई सारी बुकें पढ़ते हैं, एक और मैंने बुक पढ़ी थी सत्य आपका, आई थिंक जीत आपकी। इसके अलावा एक है व्यवहार, व्यवहार से रिलेटेड एक बुक था मर्फी की, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। तो लोक व्यवहार आई थिंक ऐसे ही कोई बुक है, उसको भी मैंने पढ़ा। वहाँ पे भी देखने को ऐसा मिला। तो चीज़ों को समझ, किताबें क्या है ना कि कई सारे एक एक किताब जो है वो कई सारे लोगों के मिलन और उनका जो है वो और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो समेट के रखी हुई होती है। इसीलिए तो हमें बचपन से ही ये चीज़ हमारे गार्जियन या फिर जो टीचर्स थे वो हमेशा कहते होंगे कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, और ख़ास करके वैसी किताबें जो मोटिवेशन हो या फिर जिससे जो है कुछ कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिलता हो। शिक्षित परिवार के बालकों को भी जो है अनुपयुक्त वातावरण में रखने से उनकी बुद्धि वृद्धि जो है रुक जाती है, तथा अशिक्षित परिवार के जो है बालकों को उपयुक्त वातावरण के कारण जो है बुद्धि वृद्धि नहीं रुकती है, क्योंकि वो जो वातावरण है वहाँ पे हो सकता है बच्चा 100% जो है वो सफल ना हो, परंतु वो अगर 50% भी सफल होगा तो इस वातावरण की अपेक्षा वो करीब करीब 20 से 30% ज़्यादा ही सफल होगा, क्योंकि उसने वहाँ का वातावरण देखा हुआ है। इस संबंध में जो है सबसे पहला जो है प्रयोगात्मक अध्ययन जो है बेलमैन ने किया था। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि पाठशाला में जो बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनकी बुद्धि जो है उन बच्चों से अधिक पाई गई जो घरेलू वातावरण में जो है लालन पालन पा रहे थे। इसके अतिरिक्त पाठशाला के बंद हो जाने पर छुट्टियों में जब बच्चे अपने घर वापस आ गए तो पुनः उनकी बुद्धि का मापन किया गया और देखा गया कि उनकी बुद्धि वृद्धि घटकर पहले के बराबर हो गई। एक दूसरे प्रयोग में देखा गया जब कुछ बच्चों को घटिया किस्म के अनाथालय में रखा गया तो उनकी जो है बुद्धि लब्धि कम हो गई। और सेकिलेज ने जो है अपने अध्ययन के आधार पर बताया, सेकिलेज एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि उनकी बुद्धि जो है 3 साल से पहले यदि बच्चों को जो है उन्हें जो है अच्छे वातावरण में रख रख दिया जाए तो उनकी बुद्धि जो है या फिर उनकी बुद्धि जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा था। एक समय था, मैं लगातार पढ़ ही रहा हूँ, रियलिटी है, लेकिन चूंकि वातावरण कई बार आपको ऐसा नहीं मिलता है ना, तो आपको लगता है कि आप फेल कर जाएंगे लाइफ में। रियलिटी है, मैं अपनी भी बात करता हूँ, बहुत बाहर के उदाहरण ले लिए। अगर आपको लगता है ना कि जहाँ से सारी चीज़ें जीरो हो गई, आप वहीं से शुरू करो, और फिर आपको ना एक ऐसा आपके अंदर एक ऐसा आभा आएगा, एक ऐसी जो है इच्छा शक्ति जो है ना वो उत्पन्न होगी, जो आपके जो पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे ख़त्म कर देगी, और एक नया जो है आपका जीवन शुरू हो जाता है। रियलिटी, कुछ विद्वानों ने जो है इसका विरोध भी किया है, लेकिन टर्मन ने जो है और एंडरसन ने जो इस बात का जो है विरोध करते हुए कहा है कि थोड़े से बालकों पर अध्ययन करके जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसे सभी बालकों पर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि बुद्धि की सही जांच के लिए मापनों का जो है विश्वसनीय और यथार्थ होना भी आवश्यक है। टर्मन के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बीने साइमन में उन्होंने जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण में भी काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने बदलाव किए और काफ़ी हद तक सफल भी रहे, तो आगे चल के और पढ़ने वाले हैं।
तो अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं बुद्धि और सृजनात्मकता, तो आई थिंक ये चैप्टर थोड़ा ब्रॉड होने वाला है दोस्तों, और माइंड को ना एक्सपेंड कर देगा, रियलिटी है। तो थोड़ा सा देखिएगा, और आई थिंक ये बेहतरीन आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए होने वाला है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि बुद्धि का विकास पर जो है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि वातावरण का प्रभाव जो है एक विशेष सीमा तक ही पड़ता है। हॉर्जाइक ने जो है 21 महीने से लेकर 72 महीने की आयु वाले, यानी 72 मतलब 12 × 5 = 70, यानी 7 साल की आयु तक के लिए, 2.25 साल से 7.25 साल के बच्चों की आयु के लिए जो है आयु के वाले बालकों का अध्ययन किया, और यह निष्कर्ष निकाला कि उपयुक्त वातावरण से जो है वृद्धि विकास की गति तीव्र हो जाती है। और स्कॉट और जो है सालापेटेक ने भी जो है बुद्धि विकास पर जो है वातावरण पे इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, और उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह परिणाम पाया कि प्रतिकूल वातावरण का बुरा प्रभाव सबसे अधिक उच्च क्षमता वाले बच्चों पर पड़ता है। हेलमन ने 1979 में अध्ययन किया, और उनके अध्ययन से भी जो है बुद्धि के विकास में वातावरण का महत्व जो है वो प्रमाणित होता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि बुद्धि के विकास पर जो है आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, और आनुवंशिकता से जो है बुद्धि के विकास की सीमा निर्धारित होती है, जबकि वातावरण से उसके विकास की दिशा निर्धारित होती है। और ये हॉर्जाइक ने कहा था 1973 ईस्वी में। इसके बाद हम बुद्धि लब्धि की स्थिरता यानी जो है कंसिस्टेंसी ऑफ इंटेलिजेंस कोटिएंट यानी आईक्यू की स्थिरता के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। पहले से हम इस चीज़ को जानते हैं दोस्तों कि बुद्धि विकास का जो है बुद्धि विकास पर जो है वातावरण का प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ता है और गहरा पड़ता है। उपयुक्त वातावरण से जो है बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, और अनुपयुक्त वातावरण से उसमें ह्रास होता है। लेकिन बुद्धि वृद्धि और बुद्धि ह्रास का जो है प्रसार बहुत ही सीमित होता है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इस प्रकार की संख्या अधिक से अधिक 10 है, और अच्छे वातावरण के कारण किसी बालक की बुद्धि लब्धि में अधिक से अधिक 10 अंक की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह दूषित वातावरण के कारण किसी बालक की बुद्धि लब्धि में अधिक से अधिक 10 अंक की कमी हो सकती है। तो अगर किसी का जो है बुद्धि लब्धि लेके चलते हैं 70 है, तो अच्छे वातावरण में वो 80 भी हो सकता है, और बुरे वातावरण में वो डाउन भी, कि कोई सामान्य बच्चा है 90 बुद्धि लब्धि वाला, तो 80 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। 100 होगा तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा, और 90 होगा तो 90 है और 80 हो जाएगा तो मंद बुद्धि बन जाएगा। तो बुद्धि लब्धि भी मैटर करता है। इस संबंध में जो है हॉर्जिक और फोरलेन तथा एलन का जो है अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने 252 ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जिसकी आयु जो है वो 21 महीने से लेकर 18 वर्ष तक थी, यानी 250 बच्चों का उन्होंने अध्ययन किया। और इन आप मान सकते हैं कि एक हाई स्कूल में होंगे, या फिर जो है एक स्कूल में ही होंगे जिसमें जो है वो हाई स्कूल तक होगा। तो चूँकि कितना 21 महीना यानी 1.5 साल से तो किंडरगार्टन में भी बच्चे मिल जाते हैं, और 1.5 साल बच्चे आसपास में भी पड़ोस में भी मिल जाते हैं, और 18 साल के बच्चे भी मिल जाते हैं। चूँकि स्कूल में ये 250 बच्चों का है, तो वो कहीं और नहीं होता है, वो स्कूल में ही होता है, और निरीक्षण ही करना है ना। तो मनोवैज्ञानिक कहीं भी होते हैं यार, रियलिटी है, वो कहीं भी अपना काम कर लेते हैं। शोध ही करना है उनको तो कहीं भी कर लेंगे, और लिख के और बस रख देना है। 4-5 लोगों से जो है उनके जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, या फिर जो भी होंगे, अगर पीएचडी करते वक्त किए होंगे, या फिर अगर वो टीम में काम कर रहे हैं एज ए रिसर्चर काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, तो अपने जो टीममेट होते हैं उनसे वो बात करते हैं, और अपना आने वाला समय में एक जो है एक ऐसे मान सकते हैं कि एक आज के समय में एक पोस्ट बना लें, या फिर यूँ कहें कि एक अपने एक छपती है, मेरे ख्याल से नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो उसको छपवा देते हैं, जर्नल वगैरह बोलते हैं या फिर और भी कुछ बोलते हैं उसका, तो उसे छपवा दिया जाता है कि ये जो है हमने किया। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि मिर्गी की दवा जो है वो ईजाद कर ली गई। तो केवल ईजाद ही नहीं किया गया, उसके बारे में कई सारे लोग जो हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिक सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। तो हो सकता है वो कुछ सही भी हो और कुछ गलत हो। ऐसे ही कैंसर का भी जो है ईजाद कर लिया गया, लेकिन
क्या है वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी ये आने वाले समय में। अभी कोरोना वैक्सीन लिया है, फिर इसके बाद ये लेंगे और आई थिंक बॉडी में एंटीबॉडी बनते जाएंगे और हो सकता है कि सही भी हो जाए, हो सकता है बेकार भी हो जाए और पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ जो है वो बर्बाद भी हो जाए रियलिटी। तो इन्होंने जो है 18 साल के बच्चों तक किया, इस बच्चों की जो है बुद्धि की जांच प्रति वर्ष 9 वर्ष की आयु तक की गई और फिर 2 वर्ष बाद 15 वर्ष की आयु तक उनकी जो है बुद्धि का मापन किया। अंत में सभी बच्चों की जो है बुद्धि की जांच 18 वर्ष तक की गई, यानी ये जो शोध था करीब 16-17 साल चला था। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे की जो है बुद्धि की जांच कई बार की गई और अंत में निष्कर्ष निकाला गया कि 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों की आयु तक 60% जो है बच्चों की बुद्धि लब्धि में 15 अंक का अंतर था। 9% बच्चों की बुद्धि लब्धि में 3 अंक का अंतर पाया और 15% बच्चों की बुद्धि लब्धि में 10 अंक से भी जो है कम अंतर देखा गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि लब्धि में सामूहिक रूप से स्थिरता पाई जाती है। यदि कोई अंतर होता भी है तो इसका प्रसार बहुत ही सीमित होता है। लगभग सभी विद्वान जो है इस विचार पर सहमत हैं कि बच्चों की बुद्धि लब्धि में जो है 10 अंक से अधिक की वृद्धि या फिर ह्रास संभव नहीं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि किसी सामान्य बच्चे को न तो अच्छे वातावरण के द्वारा प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है और न दूषित वातावरण के द्वारा मानसिक दुर्बल। यह एक वास्तविकता है कि बचपन में जो है जिन बच्चों की वृद्धि औसत लब्धि जो बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है तो यह पूरी उम्र ही कम रहेगी। इस तरह जो बचपन से ही औसत से अधिक वृद्धि रखता है वह किशोरावस्था में भी औसत से अधिक वृद्धि रखेगा और यही बात जो है औसत बुद्धि के बच्चों के संबंध में भी कही जा सकती है। इन तीनों स्तरों के बच्चों की बुद्धि क्रम में जो है क्रमिक स्थिरता हमेशा कायम रहेगी, चाहे वातावरण अच्छा हो या फिर बुरा। इसका कारण यह है कि वातावरण किसी बालक की जो है बुद्धि को 5 या अधिक से अधिक जो है 10 तक ही जो है घटा या बढ़ा सकता है। जैसे किसी बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि 100 है और यदि उसे अच्छे वातावरण में रख दिया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि 110 हो जाती है, बहुत अच्छी हो गई। और दूषित वातावरण में रख दिया जाए तो 90 हो जाएगा। ले भैया, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 110 हो गई और एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 हो गई। अंतर हुआ या नहीं, रियलिटी हुआ। एक बच्चे की 100 ही रही। जैसे एक बालक को जो है जिसकी बुद्धि लब्धि 100, कितना 100, और उसकी बुद्धि लब्धि की जांच जो है कुछ दिनों के बाद की जाए जिसमें जो है 50 बालकों की बुद्धि लब्धि वो 100 रहेगी, एक चौथाई बालकों की जो है 25 से यानी 25 बालकों की बुद्धि लब्धि लगभग 110 के लगभग होगी, वहीं जो है एक चौथाई बालकों की बुद्धि लगभग 90 के पर होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्धि विकास पर वातावरण का प्रभाव एक सीमा तक ही पड़ता है। इसके बाद है बुद्धि का सिद्धांत। जिस तरह बुद्धि की परिभाषा के सिलसिले में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है वो आज भी रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। एक तंत्र सिद्धांत में जो है, आइए और हम ना कुछ मुख्य सिद्धांतों की जो है वो देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सिद्धांत है और आई थिंक आपको बेहतरीन सिद्धांत ये लगने वाले हैं क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कुछ बेहतर जो सिद्धांत हैं और उनका जो है कहाँ पे यूज किया गया, कैसे हुआ, कुछ मर्केबल मैंने रखा हुआ है और उम्मीद है कि वो भी आपके लिए ही नहीं बल्कि हमारे शोध के लिए भी एक काम आने वाला है आगे चलकर। तो उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक तंत्र सिद्धांत में जो है हैजलिट ने दावा किया कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति के सभी मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। वहीं जो है बीने ने जो है वो कति तंत्र सिद्धांत का जो है समर्थन करते हुए दावा किया कि बुद्धि एक एका समग्र योग्यता है जिसमें निहित योग्यताओं के बीच जो है किसी तरह का संबंध नहीं। लेकिन ये जो सिद्धांत थे ये बुद्धि को परिभाषित करने में असफल
प्रमाणित हुए। पियाजे ने जो है बुद्धि के संबंध में एक संरचनात्मक सिद्धांत पर प्रस्तुत किया और दावा किया कि बुद्धि जो है एक ऐसी योग्यता है कि उसका जो है रूप बालक के जो है विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार बदलते रहता है। परंतु पियाजो भी का भी जो है ये प्रमाणित हो नहीं सका बुद्धि लब्ज परीक्षण में। तो इसके बाद जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पीयरमैन का जो है ये द्वितत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। और दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है और आज भी जो है शिक्षा, मनोविज्ञान खास करके वो इस पे काम करता है, इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि जो है स्पीयरमैन ने जो है ये 1927 में जो है वो इसका उल्लेख किया या फिर इसके बारे में जो है उन्होंने बताया अपनी लिखी गई पुस्तक में या फिर शोधों में जो है वो बताया। कई सारे तो मनोवैज्ञानिकों ने निबंध लिखा, मात्र निबंध हो सकता है वो 1-2 पन्ने का हो और उनकी वो बुद्धि लब्धि और उनकी जो है वो पहचान बन गई, आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो आपके द्वारा छोटा से छोटा किया गया ना किसी चीज़ में बदलाव आपको महान बना सकता है, रियलिटी। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी क्षेत्र में बेहतर हैं तो फिर आप उस काम को करते रहिए। तो आइए और देख लेते हैं स्पीयरमैन का जो है द्वितत्व, जिसमें हम समान और विशिष्ट पढ़ेंगे, समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। मैं पढ़ चुका इसलिए बता रहा हूँ। तो आइए और शुरू करते हैं। बुद्धि के स्वरूप को समझने की दिशा में स्पीयरमैन का जो है इनका जीवन काल ये 1863 से 1945 तक चला। इन्होंने जो है एक ठोस कदम उठाया बुद्धि के स्वरूप को समझने की दिशा में। वे ब्रिटेन के जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1904 में समझने का प्रयास किया कि बुद्धि जो है कितने कारकों या तत्वों से मिलकर बनी है और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने 1927 में बुद्धि के 2 कारक या फिर तत्वों का जो है उल्लेख किया। आगे चल के तो हमें थॉर्नडाइक पढ़ना है और भी कई सारे मनोवैज्ञानिक पढ़ने को मिल जाएंगे। थॉर्नडाइक का भी जो है बहुविधि सिद्धांत हमें मिलेगा। एक को जो है सामान्य तत्व और दूसरे को जो है विशिष्ट तत्व, यानी कि सामान्य तत्व को हम लोग जनरल फैक्टर या फिर जी फैक्टर बोलते हैं और विशिष्ट तत्व को जो है स्पेसिफिक फैक्टर या फिर जो है एस फैक्टर बोलते हैं और इसकी संज्ञा दी गई, इसलिए इस सिद्धांत को जो है द्वितत्व सिद्धांत कहा जाता है। स्पीयरमैन ने जो है सामान्य तत्व की व्याख्या करते हुए कहा कि बुद्धि का एक ऐसा अंश जो व्यक्ति के सभी संज्ञानात्मक कार्यों को समान रूप से प्रभावित करता है। और दूसरी बात जो है यह कि जो है बुद्धि का अधिकांश भाग सामान्य तत्वों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में जो है सामान्य तत्व ही जो है बुद्धि का सामान्य प्रधान रूप है। यदि बुद्धि को एक इकाई मान लिया जाए तो इसमें सामान्य तत्वों का हिस्सा करीब करीब 90% या 95% होगा दोस्तों। और तीसरी बात यह है कि सामान्य बुद्धि की जो है मात्रा सभी व्यक्तियों में निश्चित रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान होती है, नहीं, निश्चित है। मतलब 65% हो सकता है, 70% हो सकता है, 85% हो सकता है, 95% हो सकता है, लेकिन होगा। इसका अर्थ यह है कि समान तत्व वस्तुतः शिक्षण, प्रशिक्षण आदि से प्रभावित नहीं होता है। इसी आधार पर विश्वास किया जाता है कि बुद्धि का यह अंश जो है तत्व आनुवंशिकता पर आधारित है। स्पीयरमैन ने जो है विशिष्ट तत्व की व्याख्या करते हुए कहा कि बुद्धि का यह बहुत ही छोटा रूप है और यह बुद्धि को एक इकाई मान ले यदि हम, तो इसका जो है हिस्सा करीब करीब 5% होगा। एस फैक्टर 5% और जी फैक्टर 95%। दूसरी बात यह है कि विशिष्ट तत्वों की जो है निश्चित मात्रा नहीं रहती है। एक ही व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। तीसरी बात यह है कि इस योग्यता पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति किसी खास विषय में प्रशिक्षित हो जाए तो उस विषय में उसकी वह योग्यता जो है वो अधिक हो जाएगी। चौथी बात यह है कि विशिष्ट योग्यता का प्रभाव व्यक्ति के भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक कार्यों पर समान रूप से नहीं पड़ता है। स्पीयरमैन ने जो है ये बुद्धि के सामान्य तत्वों को जो सिद्ध करने के लिए एक सहसंबंधन विधि निकाला और आइए सहसंबंधन विधि भी हम देख लेते हैं। इसे कोटि अंतर
या फिर सहसंबंध विधि कहते हैं। इस विधि को के द्वारा जो है उन्होंने व्यक्ति के भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक कार्यों के बीच जो है सहसंबंध निकाला, और उन्होंने देखा एक व्यक्ति के जो है भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक कार्यों के बीच काफ़ी गहरा सहसंबंध होता है। यदि एक व्यक्ति एक कार्य में काफ़ी सफल प्रमाणित होता है तो वह दूसरे कार्य में भी लगभग उतना ही सफलता जो है प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति एक कार्य में जो है साधारण सफलता प्राप्त करता है तो वह दूसरे कार्यों में भी जो है लगभग उतनी ही जो है साधारण सफलता प्राप्त करता है। स्पीयरमैन ने इस बात को जो है एक उदाहरण के द्वारा जो है समझाने का प्रयास किया, ये और उसको देख लेते हैं। विज्ञान के किसी छात्र के द्वारा जो है वो परीक्षा में प्राप्त अंकों को देखने पर पता चलता है कि गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों में लगभग उसके सभी समान अंक हैं। यही बात जो है कला के सभी छात्रों को द्वारा जो है भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की जो है संग में देखी जा सकती है। करीब करीब सेम ही होता है, क्योंकि डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट पे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी कम नंबर आएगा, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर होता नहीं। किसी छात्र द्वारा जो है भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के बीच जो है धनात्मक सहसंबंध है। आखिर ऐसा क्यों होता है? स्पीयरमैन ने जो है इसी वास्तविकता का वो जो है ध्यान में रखते हुए सामान्य बुद्धि अथवा जो है सामान्य तत्व की कल्पना की। उनका विश्वास है कि व्यक्ति में कोई ऐसी मानसिक शक्ति जो है वो अवश्य है जो व्यक्ति को किसी परिस्थितियों में जो है समान रूप से मदद करती है, और इसी मानसिक शक्ति का नाम जो है वो सामान्य तत्व या फिर जो है सामान्य बुद्धि है। स्पीयरमैन के अनुसार जो है ये सामान्य योग्यता का वास्तविक अर्थ जो है ये सामान्य योग्यता ही जो है ये वास्तविक अर्थ में बुद्धि आई है, और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार जो है सामान्य बुद्धि एक ही होती है, जबकि विशिष्ट बुद्धि जो है अनेक हो सकती है। दूसरे शब्दों में सामान्य तत्व को यदि कई खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तो विशिष्ट विशिष्ट तत्वों को जो है कई खंडों, कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न विशिष्ट योग्यताओं में जो है कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है। स्पीयरमैन ने दावा किया कि यदि दो बुद्धि परीक्षणों में ऐसे पद या एकांश ही हो जिनमें केवल जो है सामान्य योग्यता की जांच हो सके तो उसमें जो है उसके बीच जो है पूर्ण सहसंबंध होगा, और परीक्षण के पद ऐसे हों जिनसे जो है सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट योग्यताओं की भी जांच संबंध हो तो उन दोनों परिणामों के बीच जो है पूर्ण सहसंबंध नहीं होगा बल्कि आंशिक सहसंबंध होगा। परीक्षणों में विशिष्ट योग्यताओं को मापने वाले पदों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सहसंबंध की मात्रा घटती जाएगी और अंत में सहसंबंध शून्य हो जाएगा। और स्पीयरमैन के अनुसार जो है ये सामान्य योग्यता की ही जो है वास्तविक अर्थ में बुद्धि है। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक अच्छे परीक्षण में यदि पदों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए जो व्यक्ति के सामान्य योग्यता को माप सके। यदि परीक्षण के पदों या फिर एकांशों के बीच अधिक सहसंबंध हो तो यह समझना चाहिए कि उन परीक्षण में जो है उस परीक्षण में सामान्य योग्यता को जो है वो मापने की क्षमता है, विशिष्ट योग्यता को मापने की क्षमता नहीं है। इसके कुछ गुण भी हैं और इसके कुछ सीमाएं भी हैं। आइए और इसको हम देख लेते हैं। गुण के बारे में पहला नंबर है, इस सिद्धांत का जो है शोध मूल्य दूसरे सिद्धांतों की तुलना में कहीं अधिक है। इस सिद्धांत से प्रभावित होकर अनेक जो है मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो शोध करना प्रारंभ किया। इसी सिद्धांत को जो है बुद्धि का प्राथमिक व्यवस्थित सिद्धांत माना जाता है। दूसरा नंबर है, इस सिद्धांत का एक गुण यह भी है कि अधिकांश बुद्धि परीक्षणों का निर्माण इसी सिद्धांत की जो है अभिधारणाओं के आधार पर किया जाता है था और आज भी किया जाता है। तीसरा नंबर है, इस बुद्धि को जो है निर्धारित करने और बुद्धि परीक्षण के निर्माण में जो है इस सिद्धांत को जो है अग्रता प्राप्त है, यानी काफ़ी आगे है। और स्पीयरमैन ने जो है कई वर्षों तक प्रयास किया और 1904 में जो है इसे रूप दिया था और 1927 में जाके उन्होंने प्रकाशित किया था अपने शोध को। चौथा नंबर है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति के व्यवहारों और निष्पादनों के बीच की व्याख्या संभव होती है। यह वास्तविकता है कि व्यक्ति के व्यवहारों या निष्पादनों में जो है बहुत समानता पाई जाती है।
5वां नंबर है, इस सिद्धांत के आलोक में व्यक्ति के व्यवहारों या फिर जो है निष्पादनों के बीच भिन्नता की जो है व्याख्या संभव है। वहीं 6ठा नंबर है कि इस सिद्धांत के आधार पर जो है व्यक्ति की भिन्नताओं की जो है व्याख्या भी काफ़ी अंशों में संभव है, और स्पीयरमैन ने जो है व्यक्ति की भिन्नताओं की व्याख्या 2 आधारों पर की है। पहला नंबर उन्होंने कहा व्यक्ति की भिन्नताओं के लिए कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो है सामान्य तत्व यानी जो है सामान्य बुद्धि में अंतर होता है। दूसरा नंबर में उन्होंने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जो है विशिष्ट तत्व यानी विशिष्ट योग्यताओं में भी अंतर होता है। इसकी थोड़ी बहुत सीमाओं के बारे में भी देख लेते हैं। पहला नंबर है, एक आलोचना जो है इसकी यह की गई थी कि बुद्धि में जो है केवल 2 तत्व नहीं है। थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के बहुत तत्वों का जो है वो प्रचार किया और करीब 120 लेके गए, और आई थिंक अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा भी होगा बुद्धि के, तो बहुबुद्धि वहाँ पे पढ़ा, बुद्धि के बहुत तत्व शायद थोड़ा सा पढ़ने को मिला हो, आई थिंक ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिला था, मुझे याद है। उसके बाद दूसरा नंबर, इस सिद्धांत के विरुद्ध दूसरा आरोप यह लगाया गया कि स्पीयरमैन ने जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक कार्यों के बीच सहसंबंध को ही सामान्य योग्यता और सामान्य तत्व का आधार माना है, परंतु यह आधार बहुत ही कमजोर है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति के जो है भिन्न भिन्न कार्यों के बीच जो है सहसंबंध की मात्रा बहुत कम मिलती है, और स्पीयरमैन ने जो है सामान्य योग्यता को अधिक मात्रा माना है। वहीं तीसरा नंबर में पियर्सन ने जो इस सिद्धांत का आलोचना करते हुए कहा है कि यह सिद्धांत बहुत थोड़े प्रयोगात्मक प्रमाणों पर आधारित है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए गए। चौथा नंबर है, एक आपत्ति जो है इसमें यह भी उठाई गई थी जिसमें बुद्धि मापकों या फिर जो है परीक्षणों के बीच अंतः संबंधों की व्याख्या केवल सामान्य तत्व के आधार पर संभव नहीं है। मापकों या फिर परीक्षणों के बीच अंतः संबंधों का जो है पता चलता है, और सामान्य तत्व के अलावा कुछ अन्य तत्व भी हैं। तो ये था हमारा स्पीयरमैन का। अब हम इसके जो है वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे स्पीयरमैन के। इसके बाद हम थॉर्नडाइक का जो है बहुतत्व सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो आज के समय में जो है स्पीयरमैन के जो है ये द्वितत्व सिद्धांत पे जो है नज़र डालने पर पता चलता है कि यह सिद्धांत आज भी जो है शोध का केंद्र बना हुआ है, और लोग जो है लगातार इस पे मनोवैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। और हाल में ही जो है कुछ ऐसे शोध किए गए हैं जिसमें जो है स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत का जो है समर्थन भी होता है और विरोध भी किया होता है। कई सारे लोग समर्थन करते हैं और कई सारे लोग विरोध करते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू जो है ये बन के रह गया। बर्ट ने जो है 1955 में कहा कि वर्तमान वातावरण के प्रति जो है प्रभावपूर्णता प्रतिक्रिया करने की सामान्य योग्यता ही बुद्धि है, जबकि वेसॉन ने जो है वो विशिष्ट योग्यताओं के साथ साथ जो है सामान्य योग्यताओं का भी उल्लेख किया, जिसमें जो है स्पीयरमैन के सिद्धांत की पुष्टि होती है। दूसरी ओर जो है एटकिंसन ने जो है कहा कि उपलब्ध प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष देना जो है समुचित लगता है कि विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त जो है किसी प्रकार की सामान्य योग्यता भी है। स्पीयरमैन का जो है सिद्धांत आज भी जो है पूर्ववत है, और कुछ शोधों के जो है परिणाम इसके पक्ष में और कुछ शोध के परिणाम अपक्ष में है, जिसके चलते जो इसकी बुद्धि ये जो बात है ये बीच में ही उलझी हुई है। आज भी यह सिद्धांत जो है ये शोध का स्रोत बना हुआ है, सोर्स बना हुआ है। और हिलगार्ड और बेवर ने जो है ये सही कहा था कि सार्थक जो है सिद्धांत आलोचकों के बीच जीवित रहता है, जबकि निरर्थक सिद्धांत उपेक्षित होकर मर जाता है क्योंकि उस पर कोई बात नहीं करता। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। बहुबुद्धि तो थॉर्नडाइक का पढ़ते आ ही रहे हो, अब हम बहुतत्व सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं बहुतत्व सिद्धांत। इसके बाद थॉर्नस्टन का जो है सिद्धांत पढ़ेंगे, और भी कई सारे लोगों का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। वीडियो ये जितना तक चला जाए। अमेरिकी वैज्ञानिक जो है थॉर्नडाइक
ने जो है उन्होंने न केवल शिक्षा बल्कि जो है शिक्षा बुद्धि के क्षेत्र में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया था। और 1926 में जो है बुद्धि से संबंधित जो है स्पीयरमैन के जो है द्वितत्व सिद्धांत को खंडित करते हुए बहुतत्व सिद्धांत निकाला। और थॉर्नडाइक ने जो है दावा किया कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं बल्कि अनेक तत्वों से हुई है। उन्होंने कहा कि बुद्धि वास्तव में जो है छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये जो योग्यताएं हैं ये स्वतंत्र होती हैं। प्रत्येक योग्यता किसी बौद्धिक क्रिया को जो है आंशिक रूप में से जो है करने की क्षमता रखती है और अतः जो है उस क्रिया को जो है पूर्ण रूप से पूरा करने में अनेक मानसिक योग्यताएं जो है एक ही साथ किंतु स्वतंत्र रूप से सहायक होती हैं। थॉर्नडाइक ने जो है ये स्पीयरमैन के सामान्य तत्व की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रियाओं के बीच सह संबंध का आधार सामान्य योग्यता नहीं बल्कि मानसिक योग्यताओं की जो है उभय निष्ठता है, यानी कॉमन्स है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कार्य ए और कार्य बी को पूरा करने के लिए अलग अलग 13 मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता है। संभव है कि इसमें से 7 मानसिक योग्यताओं में 7 ऐसी योग्यताएं हो जो दोनों कार्यों के जो है निष्पादन में समान रूप से सहायता लें। ऐसी हालत में इन दोनों कार्यों के बीच धनात्मक सहसंबंध का होना स्वाभाविक है। सामान्य तत्वों या फिर जो है सामान्य योग्यताओं की संख्या बढ़ने से जो है सहसंबंध की मात्रा बढ़ेगी और सामान्य योग्यताओं की संख्या घटने से सहसंबंध की मात्रा घटेगी। व्यक्ति के संज्ञानात्मक कार्यों के अंतर तथा भिन्नता की व्याख्या करते हुए थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के विशिष्ट तत्व की आलोचना की और मानसिक योग्यताओं की जो है असमानता को इसका आधार माना। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न कार्यों को करते समय कुछ मानसिक योग्यताएं ऐसी भी होती हैं जो केवल एक ही कार्य में सहायक होती हैं, दूसरे कार्य में नहीं। हो सकता है कि तो इस बात से जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि तत्व लदान जिसको हम फैक्टर लोडिंग बोलते हैं, इसके आधार पर बौद्धिक कार्यों की जो है क्षमता समता और विषमता की जो है व्याख्या का प्रयास किया। और तत्व लदान जितना ही अधिक होता है कार्यों या फिर जो है क्रियाओं के बीच सहसंबंध उतना ही अधिक होता है। और इस विश्वास पे जो है थॉर्नडाइक ने 1926 में अपनी पुस्तक बुद्धि का मापन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में जो है स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत पर की पीठ पर जो है बहुतत्व सिद्धांत को थोपने का प्रयास किया। स्पीयरमैन के अनुसार जो है दो संज्ञानात्मक तत्वों के बीच जो है ये सहसंबंध का आधार सामान्य तत्व है, जबकि थॉर्नडाइक के अनुसार इसका जो है आधार योग्यताओं की उभयनिष्ठता है। और इसी तरह स्पीयरमैन ने भी जो है वो कार्यों के बीच जो है वो भेद या फिर अंतर का आधार जो है विशिष्ट तत्व को माना है और थॉर्नडाइक ने जो है उभयनिष्ठ योग्यताओं को इसका आधार माना है। तो इस बात से स्पष्ट है कि थॉर्नडाइक ने भी जो है ये सामान्य बुद्धि की कल्पना की है। अंतर केवल इतना है कि स्पीयरमैन के अनुसार जो है सामान्य बुद्धि अखंडित है, जबकि थॉर्नडाइक के अनुसार जो है यह छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित है। दूसरा अंतर यह है कि स्पीयरमैन की जो है सामान्य बुद्धि की मात्रा एक व्यक्ति में सभी संज्ञानात्मक कार्यों में के समय निश्चित होती है, जबकि थॉर्नडाइक के समय की जो है समान योग्यताओं की जो है संख्या घट या फिर बढ़ सकती है। इसके बाद थॉर्नस्टन का जो है समूह तत्व सिद्धांत है, आइए और इसको हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसे मान सकते हैं कि थॉर्नडाइक का जो है बहुतत्व सिद्धांत वो स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत के विरोधी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। थॉर्नस्टन जिनका जो है जीवन काल ये 1887 से 1955 में चला, ये प्रसिद्ध जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि शुरू भले जो है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे जगहों पे जो है मनोविज्ञान में शिक्षा पे जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया मनोविज्ञान पे, लेकिन आज के समय में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आ गया इन चीज़ों पे। और DSM-5 वगैरह DSM-4 और भी कई सारी चीज़ों पे वो लगातार काम कर रहा है, तो मनोविज्ञान में काफ़ी हद तक वो आगे है और दुनिया का जो है सबसे बेहतरीन टैलेंट वो खरीद लेता है, इसीलिए सबसे आगे है। रियलिटी ये तो थॉर्नस्टन जो है ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है मनोवृत्ति मापन के साथ साथ बुद्धि मापन जो है क्षेत्र में भी योगदान दिया। और बुद्धि के जो है स्वरूप तथा मापन के संबंध में उन्होंने जो है समूह तत्व सिद्धांत निकाला, जिसका जो है विकास
धीरे धीरे हुआ और तत्व विश्लेषण के द्वारा बुद्धि में निहित भिन्न भिन्न तत्वों को जो है समझाने का प्रयास किया। जैसे जैसे नई बातों का जो है पता चलता गया या सिद्धांत विकसित होता गया। इस संबंध में थॉर्स्टन ने 1924 में बुद्धि का स्वरूप और 1938 में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और 1947 में बहुतत्व विश्लेषण जिसको मल्टी फैक्टर एनालिसिस नामक जो है रचनाएं उन्होंने प्रकाशित की, किताबें छाप दी। थॉर्स्टन ने जो है 1938 में स्पीयरमैन की जो है सामान्य बुद्धि को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धि को जो है कई प्राथमिक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है और इस प्रकार उन्होंने जो है थॉर्नडाइक की तरह जो है बुद्धि को अनेक योग्यताओं का योगफल माना, परंतु उनका विचार थॉर्नडाइक के विचार से अलग था। जहाँ थॉर्नडाइक ने जो है मानसिक योग्यताओं को पूरी तरह स्वतंत्र माना, वहाँ थॉर्स्टन ने जो है योग्यताओं को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना और उन्होंने जो है योग्यताओं को कई खंडों या फिर जो है समूहों में विभाजित किया और कहा कि इन समूहों के बीच बहुत कम सहसंबंध होता है, परंतु प्रत्येक समूह की जो है अपनी योग्यताओं या फिर तत्वों के बीच उच्च सहसंबंध होता है। और इस प्रकार थॉर्स्टन का जो है सिद्धांत वास्तव में स्पीयरमैन तथा जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के बीच जो है एक मध्य मार्ग की हैसियत रखता है। थॉर्स्टन ने जो है ये प्राथमिक योग्यताओं की खोज के लिए कठिन मेहनत की, बहुत ही मेहनत की। थॉर्स्टन ने जो है कुछ तत्वों का बोध किया और 7 तत्व हैं। पहला है शाब्दिक बोध, इसमें जो है शब्दों के अर्थ को समझने और शब्दकोश की योग्यता को जो है वो शाब्दिक बोध कहा गया। इसके बाद शब्द प्रवाह, इस तत्व का जो है ये तात्पर्य एनाग्राम से संबंधित समस्याओं के समाधान में शब्दों को जो है तेजी के साथ सोचने की जो है योग्यता से है। तीसरा नंबर संख्या है, इस तत्व का तात्पर्य जो है संख्या के साथ काम करने की योग्यता तथा जो है संगणना की योग्यता से। चौथा नंबर है स्थान, इस तत्व का स्थान जो है अर्थ जो है ये स्थानिक आकार संबंधों को समझने की योग्यता है, जैसे एक ही चित्र को जो है भिन्न भिन्न स्थितियों में पहचानने की योग्यता। पाँचवा नंबर स्मरण है, यानी याद करने की योग्यता और शब्द की उत्तेजनाओं को जो है वो प्रवाह करने की योग्यता। और छठा नंबर है प्रत्यक्षीकरण की नीति, इस योजना समूह का जो है तत्वों का अर्थ दृष्टि विवरण को जो है शीघ्रता से समझने और वस्तुओं के बीच जो है समता और विषमता को देखने की योग्यता है। इसके बाद सातवां नंबर है विवेक, और उदाहरणों के आधार पर जो है सामान्य नियम को खोज निकालने की जो है योग्यता की गणना की जाती है। तो थॉर्स्टन ने जो है सभी परीक्षणों और फिर मापकों में जो है धनात्मक सहसंबंध की प्रवृत्ति पाई थी और इस आधार पर उन्होंने किसी सामान्य तत्व या तत्वों का जो है अनुमान लगाया और इस अनुमानित जो है सामान्य तत्व को उन्होंने प्रथम या फिर प्राथमिक तत्व कहा। और उनका यह प्राथमिक तत्व जो है ये वस्तुतः स्पीयरमैन के जो है समान तत्व के समान है, परंतु इस दृष्टिकोण से देखने पर जो है थॉर्स्टन और स्पीयरमैन के सिद्धांतों के बीच मात्र इतना अंतर है कि थॉर्स्टन ने प्राथमिक योग्यताओं के जो है 7 समूहों के बीच कम सहसंबंध माना और प्रत्येक समूह या तत्वों के बीच अधिक सहसंबंध का उल्लेख किया। इसके कुछ गुण भी हैं, आइए और गुण को देख लेते हैं। इसके बाद कुछ आलोचनाएं भी होंगी, वो भी देख लेंगे। इसके बाद गुइलफोर्ड का जो है त्रिविधात्मक जो है सिद्धांत होगा, इसको देख लेने के बाद आज जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर करते हैं, क्योंकि इसको हमने लिया है तो सिद्धांत जो है बुद्धि के इनको ख़त्म कर लेते हैं आज के क्लास में। तो गुण में जो है पहला नंबर है, थॉर्स्टन ने अपने सिद्धांत में जो है कारण विश्लेषण के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। जिस प्रकार स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के जो है सिद्धांत कारण विश्लेषण पर आधारित है, उसी तरह थॉर्स्टन का सिद्धांत भी जो है कारण विश्लेषण पर आधारित है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर यह सिद्धांत जो है ये स्पीयरमैन के जो है द्वितत्व सिद्धांत और थॉर्नडाइक के जो है बहुतत्व सिद्धांत के बीच एक सुंदर समझौता है। और स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि के 2 संरचनात्मक तत्वों को माना, जबकि थॉर्नडाइक ने जो है अनेक संरचनात्मक तत्वों की संरचना की। थॉर्स्टन ने अपने समूह में 9 या फिर 7 संरचनात्मक तत्वों का उल्लेख किया। तीसरा नंबर यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या जो है सफलता के साथ करने का दावा करता है कि किसी
व्यक्ति के भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक कार्यों के बीच उच्च सह संबंध क्यों होता है? थॉर्स्टन के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति के जो है भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक क्रियाओं को संचालित करने तथा नियंत्रित करने में जो है एक ही समूह की योग्यताओं का हाथ होता है। स्मरण हमें रखना चाहिए कि स्पीयरमैन इसकी जो है व्याख्या इस समान तत्वों के आधार पर प्रस्तुत की थी। चौथा नंबर है कि थॉर्स्टन के सिद्धांत के आलोक में इस बात की व्याख्या का भी जो है दावा किया जाता है कि व्यक्ति के भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक कार्यों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। और थॉर्स्टन के अनुसार जो ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति को भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक कार्यों को जो है नियंत्रित तथा संचालित करने में एक समूह की योग्यताओं के साथ साथ दूसरे समूह या फिर समूहों की जो है कुछ योग्यताओं का भी हाथ होता है। पांचवा नंबर है थॉर्स्टन का सिद्धांत की जो है अवधारणाओं में इस वास्तविकता को बल मिलता है कि भिन्न भिन्न जो है प्राथमिक योग्यताओं के बीच कुछ ना कुछ सहसंबंध अवश्य पाया जाता है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, आइए और उनको देख लेते हैं। पहला नंबर है थॉर्स्टन के जो है सिद्धांत के खिलाफ एक आपत्ति उठाई जाती है कि इसमें जो है स्थिरता का अभाव रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है प्राथमिक का कभी मौलिक योग्यताओं को 9, कभी 8, कभी 7 माना। दूसरा नंबर है गिलफोर्ड और एक्सट्रोम ने जो है 1976 में के अध्ययन में जो है थॉर्स्टन के सिद्धांत का विरोध होता है। उनके अनुसार जो है विभिन्न भौतिक योग्यताओं को व्यक्त करने में 20 से 120 कारकों का हाथ समझा जाता है। तीसरा नंबर है हिलगार्ड और एटकिंसन। इनके अनुसार जो है थॉर्स्टन का सिद्धांत जो है के आधार पर जो है बुद्धि की संरचना और इसके स्वरूप को जो है समुचित व्याख्या नहीं हो पाती है। उनके अनुसार जो है विशिष्ट योग्यताओं के साथ साथ व्यक्ति में एक प्रकार की सामान्य बुद्धि भी है। उसके बाद चौथा नंबर है थॉर्स्टन ने दावा किया कि व्यक्ति की जो है संज्ञानात्मक कार्यों में समानता का आधार एक ही समूह की योग्यताएं हैं और भिन्नता का जो है आधार विभिन्न समूह की योग्यताएं हैं, जैसे संदेहात्मक है। उसके बाद जो है पांचवा नंबर हिलगार्ड के अनुसार जो है कारण विश्लेषण के जो है आधार पर प्राथमिक योग्यताओं के निर्धारण में जो है थॉर्स्टन को जो है कई कारणों से पूरी सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गिलफर्ड का जो है त्रिविमात्मक सिद्धांत। और गिलफोर्ड जो थे ये 1967 में जो है त्रिविमात्मक जो है सिद्धांत इसकी व्याख्या की या फिर उसे निकाला, अपनी पोटली से बांध सकते हैं। और उन्होंने जो है स्पीयरमैन की सामान्य बुद्धि का ऐसे मान सकते हैं कि समर्थन नहीं किया। लेकिन आप एक चीज़ देखना, अगर बुद्धि की जो है खोज की जा रही है, बुद्धि के सिद्धांतों की खोज की जा रही है, तो उसमें स्पीयरमैन आएगा ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। उन्होंने जो है थर्स्टन के जो है इस विचार को माना कि बुद्धि अनेक योग्यताओं के तत्वों का योगफल है, इसलिए गिलफोर्ड के अनुसार जो है ये बहुतत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। परंतु उन्होंने थर्स्टन के इस विचार को नहीं माना कि बुद्धि केवल 7 प्राथमिक तत्वों से में जो है इसमें शामिल है। उन्होंने ये दावा किया कि बुद्धि की संरचना 120 तत्वों से हुई है, जो कि 3 विमाओं में विभाजित है। और उन्होंने जो है बुद्धि के 3 विमाओं को माना, इसलिए जो है सिद्धांत को जो है उनका त्रिविमात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और गिलफोर्ड ने जो है थॉर्स्टन की तरह जो है तत्व विश्लेषण विधि की मदद से जो है 120 बुद्धि संरचनात्मक तत्वों को जो है समझने का प्रयास किया। और उन्हें जो है 120 संरचनात्मक तत्व मिले और इन तत्वों को जो है 3 विमाओं में विभाजित किया: प्रचालन, अंतर्विषय और उत्पादन। तो प्रचालन में जो है अब सबसे पहले अंतर्विषय को देख लेते हैं। इसके जो है ये 4 तत्व हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रचालन और इसके जो है 5 तत्व हैं। और इसके अलावा जो है फिर पढ़ेंगे हम उत्पादन, इसके जो है 6 तत्व हैं। तो 6 25 30 चौका 120, यानी 120 माना तो 120 आ गए। पाँचों को त्रिविमीय है ना, तो एक दूसरे से गुना होंगे।
अंतर विषय में जो है आकृतिक आती है, प्रतीकात्मक आता है, अर्थगत आता है और व्यवहार जो है ये आता है। अंतर विषय को हम मान सकते हैं कि वातावरण में उपस्थित उत्तेजनाओं के प्रकार को अंतर विषय कहते हैं। इस घटक का अर्थ जो है यह है कि प्रयोज्य के सामने जो सूचना या फिर विषय जो है उपलब्ध हुआ या फिर उसका जो है स्वरूप कैसा है, जैसे एनाग्राम अथवा जो है विकृत शब्दों या फिर जो है चित्रों को अंतर विषय कहा जाए। वहीं जो प्रचालन प्रचालन का जो है तात्पर्य ये वातावरण की उत्तेजनाओं के प्रति जो है प्रायोज्य की जो है मानसिक प्रक्रियाओं से, और इसका अर्थ यह है कि किसी विषय या फिर सूचना के संबंध में प्रायोज्य का जो है संज्ञान या फिर स्मरण कैसा है। जैसे मान लें कि किसी प्रायोज्य को असंबद्ध जो है शब्दों की सूची पढ़ने के लिए दी गई और कुछ देर बाद उनसे जो है शब्दों को बताने के लिए कहा गया, तो हो सकता है वो उसमें दिक्कत। तो इसके जो है 5 तत्व उन्होंने लिए, जिसमें पहला था संज्ञान, दूसरा है स्मृति, तीसरा है बहुमुखी चिंतन यानी ब्रॉड माइंड, उसके बाद चौथा है केंद्रमुखी यानी कन्वर्जेंट सिकुड़ा हुआ चिंतन, और 5वां नंबर है मूल्यांकन। इसमें जैसे ताजमहल किसने बनवाया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है उत्पादन। उत्पादन मतलब इस घटक का संबंध जो है सूचना या फिर जो है विषय के परिणाम से, जैसे एनाग्राम। और इसके जो है 6 तत्व हैं। पहला इकाई, जिसमें जो है इकाई वस्तु और खंडित पूर्ण आकार वगैरह से है, और उसके बाद जो है श्रेणी है दूसरा नंबर, तीसरा है संबंध, चौथा है पद्धति, 5वां नंबर रूपांतरण, 6ठा नंबर आस है। तो ये था गिलफेड का। और इसके जो है अंतर विषय में 4 तत्व, उसके बाद प्रचालन में 5 तत्व और केंद्र मुखी चिंतन में 6 तत्व, तो करीब करीब ये 120 हो जाते हैं, और इसी को जो है उन्होंने माना। तो इसका जो है गुण देख लेते हैं, और इसका जो है अवगुण देख लेते हैं, या फिर जो आलोचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद जेनेशन का सिद्धांत आएगा। अभी 2-3 लोगों का सिद्धांत हमें पढ़ना बाकी है। पहला नंबर इस सिद्धांत का जो है गुण में हम पढ़ रहे हैं कि इस सिद्धांत में का समय जो है समग्रता का गुण पाया जाता है। बुद्धि की जो है संरचनात्मक इकाइयों को समझने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने कारक विश्लेषण प्रविधि का उपयोग किया, जिसमें जो है स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड आदि जो है प्रमुख हैं। दूसरा नंबर है गिलफोर्ड के सिद्धांत से जो है बुद्धि के स्वरूप और उसकी संरचना का जितना गहन अध्ययन संभव है उतना ना तो स्पीयरमैन नहीं थर्स्टन के सिद्धांत से संभव हो पाता है। तीसरा नंबर है त्रिव्यूहात्मक गुण का जो है सिद्धांत का एक गुण यह है कि इसने जो है बुद्धि के क्षेत्र को जो है व्यापक बना दिया, और दूसरे सभी सिद्धांतों में जो है बुद्धि को केवल अभिसारी या केंद्रमुखी चिंतन तक ही सीमित रखा गया। चौथा नंबर जो है यह है गिलफोर्ड के जो है सिद्धांत के अनुसार आधार पर इस बात की व्याख्या करना संभव है कि किसी समस्या का समाधान करते समय कुछ लोगों को जो है स्थिरात्मक चिंतन है, और जो है कुछ लोगों में जो है विविध चिंतन क्यों देखा जाता है। 5वां नंबर है गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार जो है इस बात की भी जो व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है कि बुद्धि तथा जो है सृजनात्मकता के बीच जो धनात्मक संबंध क्यों होता है। इसकी आलोचना भी है। साइमन के अनुसार जो है बुद्धि का वही सिद्धांत संतोषप्रद कहलाएगा जो जटिल कार्यों में जो है निहित निष्पादनों की व्याख्या करने में सक्षम होगा, और इस दृष्टिकोण से गिलफोर्ड का सिद्धांत असंतोषजनक है। वहीं गागने ने जो है गिलफोर्ड के मॉडल की जो आलोचना करते हुए कहा कि यह मॉडल जो है बुद्धि के स्वरूप तथा संरचना की समुचित व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। तीसरा नंबर में गेटमैन ने जो है गिलफोर्ड के त्रिवात्मक जो है सिद्धांत को नहीं माना, और उन्होंने के विरोध में जो है द्विविमात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और चौथा नंबर है गिलफोर्ड के सिद्धांत में जो है अनुभविक अध्ययनों का उल्लेख पर्याप्त संख्या में नहीं मिलता है, यानी अनुभव नहीं मिलता है। इसके बाद तत्व सिद्धांत का मूल्यांकन। तो बुद्धि के जो है 2 प्रकार हैं, पहला है गत्यात्मक और दूसरा है कैटल ने जो है इसको बुद्धि को 2 भागों में बांटा। पहला है बुद्धि 2 प्रकार के हैं, गत्यात्मक और निश्चित। इसी तरह हेब ने जो है बुद्धि ए और बुद्धि बी को माना, और
बचपन में जो है सामान्य बुद्धि की मात्रा जो है विशिष्ट योग्यता से अधिक होती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है विशिष्ट योग्यता बढ़ती जाती है और सामान्य योग्यता जो है वो घटती जाती है। वयस्क अवस्था में जो है सामान्य योग्यता काफ़ी सीमित बन जाती है और विशिष्ट योग्यता अधिक व्यापक। अतः एक बच्चे में जो है बुद्धि को मापने के लिए बीने साइमन परीक्षण, वेसलर स्केल आदि जो है सामान्य योग्यता मापने वाले परीक्षण अधिक उपयोगी होंगे। दूसरी ओर जो है वो किशोर तथा वयस्क व्यक्तियों की जो है बुद्धि को मापने के लिए थर्स्टन के परीक्षण के समान विशिष्ट योग्यताओं को मापने वाले मापक अधिक उपयोगी होंगे। इसके बाद है जेनसन का सिद्धांत। आइए और इसको हम देख लेते हैं। जेनसन का सिद्धांत, इसके बाद जेनसन के बाद बुद्धि का मापन आएगा, तो इसको कल पढ़ लेंगे। और भी कई सारे हैं, आई थिंक ये तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा। जेनसन का सिद्धांत, बुद्धि के क्षेत्र में जो है जेनसन का सिद्धांत न केवल मनोवैज्ञानिकों के लिए बल्कि समाज सुधारकों के लिए तथा सामाजिक नीति को बनाने वाले के लिए भी एक चुनौती है। जेनसन ने 1969 में हाउ मच आई कैन बूस्ट ऑफ IQ एंड जो है एस्कोलास्टिक अचीवमेंट नामक अपने निबंध में दावा किया कि गोरे तथा काले लोगों के बीच में जो है जो बौद्धिक अंतर पाया जाता है उसका जो है सामाजिक, आर्थिक विषमता नहीं है बल्कि जन्मजात योग्यता है। उनके अनुसार गोरों में जो है बौद्धिक योग्यता जन्म से ही जो है काले लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी वंशागत जो है बौद्धिक अंतर के कारण जो है काले अमेरिकी बच्चों को जो है पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भी उनकी शैक्षणिक उपलब्धि जो है गोरे अमेरिकी बच्चों के समान नहीं हो सकी। जेनसन ने जो है अमेरिका के गोरे तथा काले बच्चों का अध्ययन किया और देखने का प्रयास किया कि सामान्यतः योग्यता में जो है वो दो प्रजाति के बच्चे भिन्न हैं। और उन्होंने देखा कि अमूर्त बुद्धि में जो है ये गोरे की अपेक्षा काले पीछे थे, परंतु स्मरण योग्यता में काले श्रेष्ठ पाए गए। तो इनका जो है उन्होंने जननी के आधार पे किया था। और जन्म से पहले तथा जो है जन्म के बाद दोनों अवस्थाओं में जो है मातृक वातावरण का प्रभाव बच्चे के बौद्धिक विकास पर पड़ता है। इस अध्ययन से जो है बुद्धि के विकास पर जनिक कारक का जो है प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। भारतीय परिवेश में जो है जेनसन का सिद्धांत जो है बड़ी अहमियत रखता है। लाभान्वित बच्चे तथा जो है अलाभान्वित बच्चे के जो है अंतर्गत क्रमशः उच्च जाति और निम्न जाति के बच्चों की गणना की जाती है, और ब्राह्मण तथा हरिजन को क्रमशः गोरे तथा काले के समान मानव जातीय समूह माना जाता है। भारत सरकार भी जो है लाभान्वित बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकसित करने में प्रयत्नशील है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल सामाजिक नीतियाँ तथा जो है शैक्षिक योग्यता योजनाओं का जो है निर्माण किया जा रहा है। परंतु इन सभी प्रयासों के बावजूद हरिजन बच्चों तथा निम्न जाति के बच्चों की बौद्धिक योग्यताओं के जो है अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। वे लाभान्वित बच्चों तथा उच्च जाति के बच्चों के मुकाबले में शैक्षिक उपलब्धियों से पीछे हैं। जेनेसन की जो है परिकल्पना के आलोक में प्रयास किया जाना चाहिए कि आखिर इसका क्या कारण है और क्या सचमुच इसका कोई जनिक कारक है। तो बिल्कुल सही भी बात है। अमेरिकी संस्कृति की अपेक्षा जो है जाति तंत्र के कारण भारतीय संस्कृति में जो है जातीय समूहों के बीच जो है सांस्कृतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ साथ मनोवैज्ञानिक वातावरण में भी जो है कहीं अधिक भिन्नताएं हैं। उनका प्रभाव जो है जातीय समूह के बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं के जो है विकास पर इतने जटिल रूप से प्रभाव पड़ता है कि शुद्ध रूप से इनका जनिक प्रभाव जनिक कारक को जो है के प्रभाव को निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। इसके बाद सूचना संसाधन सिद्धांत है और इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आज का क्लास खत्म हो जाएगा। इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन स्टेनबर्ग ने 1984 में किया। काफ़ी नया है, करीब आज से 30 से 40 साल ले सकते हैं हम। 84 में किया तो 40 साल। स्टेनबर्ग ने जो अपने अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आलोक में बताया कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जो विभिन्न मौलिक कौशलों से जो है संरचित रहती है, और ये सभी कौशल घटकों के रूप में विभाजित रहते हैं और इनमें जो है विभिन्न
संगठकों के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है और व्यक्ति उन सूचनाओं का संसाधन करता है, जिस आधार पर वह निष्कर्ष पे पहुंचता है और अपनी समस्याओं का समाधान करता है। बुद्धि के घटक जो हैं ये 5 प्रकार के बताए गए हैं, आइए और उनको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है मेटा घटक यानी मेटा कंपोनेंट्स। इस तरह के जो है घटकों का तात्पर्य उन कौशल से है जिसकी जो है आवश्यकता उच्च कोटि की जो है समस्याओं के समाधान में होती है। दूसरा नंबर है क्रियात्मक घटक, जिसको हम परफॉर्मेंस कंपोनेंट बोलते हैं, और इस श्रेणी के जो है संगठकों का अर्थ वे कौशल हैं जो निर्णय लेने, योजनाओं के निर्माण आदि में सहायक होते हैं। तीसरा नंबर है अर्जन घटक, जिसको हम एक्विजिशन कंपोनेंट्स बोलते हैं, और इस प्रकार के जो है घटकों या संगठकों का तात्पर्य उन कौशलों से है जिनकी सहायता से व्यक्ति अर्जन में से संबंधित जो है क्रियाओं का जो है संचालन करता है। चौथा नंबर है धारणा घटक, जिसको हम रिटेंशन कंपोनेंट्स बोलते हैं, और इस श्रेणी के संगठक का अर्थ वे कौशल हैं जो सीखे गए विषय की धारणा, प्रत्यायन, प्रतिविज्ञा और आदि से जो है संबंध होते हैं। पांचवा नंबर है स्थानांतरण संगठक, जिसको हम ट्रांसफर कंपोनेंट्स बोलते हैं, और इस प्रकार के संगठक या फिर जो है घटक का तात्पर्य उन कौशलों से है जो धारण की गई सूचनाओं की आवश्यकता के अनुसार एक परिस्थिति से जो है दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। इसके बाद इसके कुछ गुण है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है बुद्धि के इस सिद्धांत का जो है एक गुण है, ये काफ़ी नवीन है, तुरंत ये जो है विकसित हुआ है। दूसरा नंबर इस सिद्धांत का दूसरा गुण यह है कि इसमें बुद्धि के 5 घटक या फिर संगठकों का जो है उल्लेख अलग अलग किया गया है और प्रत्येक के जो है प्रयोग पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। वहीं तीसरा नंबर है सिद्धांत में जो है संसाधन का गुण पाया जाता है। समान सूचनाओं के जो है प्राप्त होने पर भी संसाधन में भिन्नता के कारण जो है विभिन्न व्यक्तियों के निष्पादनों में जो है अंतर देखा जाता है। इसके कुछ अवगुण भी हैं, आइए देख लेते हैं। यह सिद्धांत जो है सामान्य बुद्धि की समुचित व्याख्या नहीं कर पाता। दूसरा नंबर है विशिष्ट बुद्धि की व्याख्या भी जो है इस सिद्धांत के आलोक में समुचित रूप से संभव नहीं है। तीसरा नंबर है इस सिद्धांत की जो है विश्वसनीयता और वैधता सीमित है। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं तक था, और आज हमने पढ़ा कि बुद्धि के जो है सिद्धांत वो क्या है, कितने हैं, और कई सारे सिद्धांतों को हमने पढ़ा, जिसमें हमने थॉर्नडाइक पढ़ा, स्पीयरमैन पढ़ा, और थॉमस्टन पढ़ा, स्टेनबर्ग पढ़ा, जेमसन का सिद्धांत पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से क्लियर हुई होंगी, और फिर जो है कल हम बुद्धि का जो है वो मापन जो है वो कैसे करते हैं कल के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद करेंगे कि चैप्टर जो है हमारा जितना से जल्द है समाप्त हो जाए। कोशिश तो थी हमारी कि ये 15 से पहले पहले ख़त्म हो जाए, परंतु चैप्टर कुछ होते हैं जो बड़े होते हैं और उनको एक ही बार में जो है 2.5 से 3 घंटे के वीडियो में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका रीज़न होता है कि जो भी बोलें और जो भी बताएं वो सीरियस हो के बताएं। तो 1 से 1.25 घंटे के क्लास में तो बहुत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और फिर कल पढ़ेंगे, और आई थिंक कल हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए चैप्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर होगा, ये वो भी मानव भिन्नता ही होगा, लेकिन उसमें बुद्धि और बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड होंगे, और बेहतरीन चैप्टर सारे आने वाले हैं।